मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, मनीष रुठिया क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है साइंस, जनरल साइंस के कुछ वैज्ञानिक जो हमारे भारतीय मूल के वैज्ञानिक और विदेशी वैज्ञानिक हैं उनकी खोज के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है इनसे जो बहुत से क्वेश्चंस जो है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। आप कोई भी एग्जाम देते हैं, किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो है जीके का पार्ट होता है, उसमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते रहते हैं। और आप जो एकेडमिक का भी एग्जाम देते हैं उसमें भी कभी कभी पूछा जाता है इन सब वैज्ञानिकों ने कौन कौन सी खोज की। तो आज हम जो है उसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जनरल साइंस यानी जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो पहला जो साइंस वर्ड है, आज हम उसके बारे में पहले थोड़ा जानेंगे। जो साइंस वर्ड है इसकी खोज कैसे हुई, इसका मतलब क्या होता है और साइंस हमारे लिए क्यों उपयोगी है, हम साइंस क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत है हमें साइंस की, ऐसी क्या इसमें तकनीकियां थी या किस बेस पे हम जो है अपने जीवन को जो है सुधार सकते हैं, उन सब के लिए हमने जो है साइंस वर्ड्स का यूज किया। तो अगर हम साइंस की बात करते हैं अर्थात जिसे हम हिंदी में विज्ञान कहते हैं, तो जो साइंस वर्ड है ये हमारा लैटिन वर्ड साइंटिया से आया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, यानी कि सेल्फ ज्ञान। किसी भी बुक्स में आप देखेंगे तो साइंस की जो मीनिंग है लैटिन वर्ड में, ये आपको साइंटिका भी दिया रहता है, जिसका मतलब होता है सेल्फ नॉलेज। ठीक है, मोस्टली जो है आप अगर गूगल पे देखते हैं तो ये साइंटिया ही मिलता है आपको, बाकी बुक्स में साइंटिका के नाम से मिलता है। तो इसका मतलब होता है सेल्फ नॉलेज, यानी कि अगर हम विज्ञान की बात करें तो जो आपके अंदर का ज्ञान है, ठीक है, आप कोई भी काम करते हो उसमें कुछ नया कर देते हो जिससे आपको किसी भी कार्य करने में आसानी हो जाए या आपको सुविधा मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, यानी आसानी से आप काम कर सकते हो, वो हमारा विज्ञान हो गया। जैसे अगर फैन है, फैन चल रहा है, उससे क्या होता है हमें हवा मिलती रहती है, यानी अब नेचुरल से थोड़ा सा हट के भी अगर आपको बिना फैन के रहना हो तो आप उससे पहले की बात करें तो आप नॉर्मली हाथ वाले फैन वगैरह चलाते थे, तो इससे जो है आपको प्रॉब्लम्स होती थी, फिर मेहनत करना पड़ रहा था। तो आपने साइंस यानी खुद अपना थोड़ा सा ज्ञान यूज किया, अपना नॉलेज इसमें लगाया, थोड़ा दिमाग लगाया, फिर आपने फैन बना दिया। फैन चलता रहता है, फैन के बाद फिर आपने कूलर का फॉर्मेशन किया, उसके बाद आपने थोड़ी टेक्नोलॉजी लगाई, आपने एसी बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो भी चीजें आप बनाते हैं उसमें कहीं न कहीं हम अपना ज्ञान ऐड करते जाते हैं और इस तरह से हमें कुछ नई चीजें मिल जाती हैं जो हमारे जीवन को आनंदमय और सुखमय बना देती है। तो इसीलिए जो है हमने साइंस का भी यूज किया कि साइंस अगर आप समझते हैं और साइंस को समझना भी है तो आपको थोड़ा सा अपना ज्ञान लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से वैज्ञानिक ऐसे थे जो बुक्स पे ही नहीं डिपेंड रहते थे, वो अपना थिंकिंग इस्तेमाल करते थे और उसी के आधार पर उन्होंने कुछ नई चीजों का निर्माण किया और आज जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो आइए पहले हम देखते हैं विज्ञान का जो मेन मकसद होता है, किस बेस पे विज्ञान किसी भी चीज की खोज करता है। तो पहला जो आपका है, जैसे अगर हम बात करें वैज्ञानिक विधि के चरण, ठीक है, यानी जो कोई भी आप खोज करते हैं उसके कौन कौन से स्टेप होते हैं, किस आधार पे जो है आप किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं या कोई भी रिसर्च करते हैं। तो पहला जो आपका पॉइंट होता है कि जिज्ञासा, अर्थात जो है उत्सुकता, किसी भी चीज को जानने की हमारी जो इच्छा होती है, डिजायर्स जो होती है वो, कि जैसे इस समय आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी बहुत तेजी से चल रही है। अगर हम इसमें अपनी जिज्ञासा न दिखाएं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, छोड़ो हो गया कोई बात नहीं, जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है वो मरेंगे, जिनकी नहीं है वो सही, उनकी दिक्कत होगी, और जिनकी इम्यूनिटी पावर बढ़िया है वो जो है सर्वाइव कर लेंगे। अगर सिर्फ हम इसी पे छोड़ दें तो हम कभी भी वैक्सीन का फॉर्मेशन न कर पाए। तो इसलिए हमें उसके लक्षण पे, यानी पहला हम जो स्टेप करते हैं तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली में हुआ क्या, ये जो बीमारी हुई कैसे हुई, क्यों हो रही है, क्या रीजन है कि लोग जो है बहुत परेशान होते जा रहे हैं। तो यानी कि पहला जो आपका स्टेप, किसी भी चीज को जानने की आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, तो आप जो है साइंस में तरक्की कर सकते हैं। दूसरा आपका इसी का दूसरा परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस। आप कोई भी चीज आप बनाना चाहते हो, आपने सोच तो लिया कि चलो मान लो हमें कोरोना की बीमारी हो रही है या कोरोना फैल रहा है, उससे रोकने के लिए कुछ हमें करना होगा, यानी आपको जानने के लिए आपने कोरोना पूरा डाटा कलेक्ट किया, कितने बीमार हो रहे हैं, किन में ज्यादा फैल रहा है, किन में नहीं फैल रहा है,
ये तो आपने जो है जानने की इच्छा की और आप जो है उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करते हैं। फिर आप हाइपोथेसिस यानी एक थ्योरी बनाते हैं, आप सोचते हैं कि हम क्या चीजें करें जिससे हमारा जो है कोरोना जो है दब जाए, यानी कोरोना से हम बच सके। जैसे कि जब शुरू में आया था तो लोगों का मानना था, जो हमारे साइंटिस्ट थे वो कहते भी थे, रिसर्च कर रहे थे कि कोरोना जो है ये बहुत तेजी से फैल रहा है, आपको जुकाम उखाम के भी लक्षण है तो आपको कोरोना हो जाता है। ये भी बताया गया था कि अगर टेम्परेचर हाई होगा तो कोरोना ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ वृद्धों में हो रहा है, जो ओल्ड एज वाले हैं उनको हो रहा है, किसी और किसी को नहीं हो रहा है। अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि नहीं सिर्फ ओल्ड एजेस वाले में ही नहीं, सबको हो सकता है, जो बच्चे हैं उनको भी हो सकता है। फिर ये था कि डिस्टेंसिंग आप जो है 1 मीटर 2 मीटर के बीच में करते रहिए, नहीं फैलेगा, लेकिन फिर भी ये कहीं न कहीं से फैलता जा रहा था। यानी हम जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे थे एक प्रकार से देखें तो कुछ हद तक गलत भी साबित हो रहा है, कुछ हद तक जो है सही भी हो रहा है। यानी उसी के लिए हम पहले उस पर हाइपोथेसिस पहले बनाते हैं, यानी एक्चुअली में क्या करें जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकें। सेम वही कॉन्सेप्ट होता है हमारी साइंस में भी। पहले आपने अपनी इच्छा जताई कि हमें कुछ नई चीजें बनानी है, फिर उस पर आप एक नियम बनाते हो, सोचते हो, सिर्फ सोचते हो कि अगर ऐसा हम करते हैं तो शायद वो हो जाता। काश हमने जो है फरवरी में ही लॉकडाउन कर दिया होता तो जो है कोरोना नहीं फैलता। ये तो सिर्फ सोचने की बात है। उसके बाद हमारा है टेस्ट यानी परीक्षण की बात करते हैं। तो अब किसी भी व्यक्ति को अगर वो डिजीज हुई तो आप पहले उसका टेस्ट करते हैं कि क्या अगर हुआ तो इसके बॉडी में क्या चेंजेस आए, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो हम इसमें क्या और चीजें ऐड करें जिससे कि हम इसको रोक सकते हैं, ठीक। तो वो हो गया हमारा परीक्षण। परीक्षण करने के बाद आप विश्लेषण यानी आप डाटा उस पर थोड़ा सा कंपेरिजन करते हैं अदर से कि भाई क्या इसमें प्रॉब्लम्स हुई थी, क्यों ऐसा हुआ, हमने क्या चीजें इसमें ऐड की जो है बदल जाए। नेक्स्ट आपका अभिलेखन यानी आप डाटा कलेक्ट करते हो कि हमने इसमें जो है पैरासीटामोल दिया तो ये प्रॉब्लम, ये स्टेप जो है थोड़ा नॉर्मल हुआ, एंटीबायोटिक्स दी तो थोड़ी और भी उसमें कुछ नई चीजें बनी। इस तरह से और भी मेडिसिन हम यूज करते हैं तो उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है। इम्यूनिटी पावर को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो जो है हमें कोरोना नहीं होगा। तो इस तरह से जो है हम अभिलेखन, फिर उस पर पुनर्विचार यानी कि फिर से हम जो है सिंथेसिस करते हैं उस पर कि क्या हमने अब तक जितने भी मेथड्स यूज किए वो क्या सही है या कि अभी भी इसमें कुछ जो है हमारी गलतियां रह गई हैं। उसके बाद हम जाके कहीं रिजल्ट निकालते हैं यानी निष्कर्ष निकालते हैं कि अब तक हमने जो भी तथ्य यूज किए ये हमारी जो है जो हम रिसर्च कर रहे हैं या हम जिस चीज का निर्माण कर रहे हैं उसमें हमारी जो है सही से जो उसका निर्माण कर सके, ठीक। तो ये तो था हमारा वैज्ञानिक विधि का चरण, यानी पहला जो चरण है जिज्ञासा यानी क्वेश्चन करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा जो है परिकल्पना, सोचने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरा जो है परीक्षण यानी टेस्ट, फिर विश्लेषण सिंथेसिस आप करते हैं। अभिलेखन यानी डाटा कलेक्ट करते हैं, पुनर्विचार, फिर से आप सिंथेसिस करते हैं उस पर, देन जाके आप कहीं रिजल्ट उसका निकालते हैं। दूसरा आपका जो टॉपिक है दैनिक जीवन में विज्ञान, यानी हम अगर विज्ञान की बात करें तो दैनिक जीवन यानी हमारे डेली रूटीन में जो है विज्ञान का क्या उपयोग है, किस तरह से विज्ञान हमारे लाइफ को जो है थोड़ा सा अच्छा बना रहा है या हम जो है अपने आप को अच्छे तरीके से जो है अपनी लाइफ को जो है अच्छा बना सकते हैं। तो ये विज्ञान की बात है। तो विज्ञान अगर दैनिक जीवन में बात करें तो हर एक चीजें अगर हम देखें शुरू से आप जो है घर में अपने यातायात से लेकर मनोरंजन के साधन तक के बाकी फिजिकल जितने भी रिसोर्सेस हैं उन सब में देखें तो कहीं ना कहीं हमारी जो है साइंस आपसे अटैच है। फैन चल रहा है ये भी साइंस की देन है। हम आपको पढ़ा रहे हैं यूट्यूब के द्वारा, आपके पास जो है हमारे घर से ही जो भी हम बता रहे हैं आप सुन रहे हैं, आपके पास जो है थोड़ा ज्ञान पहुंच रहा है। तो ये सब जो चीजें हैं ये भी हमारी साइंस की देन है कि अगर आज ऐसा नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता तो हम कुछ भी आपको जो है पहुंचा नहीं सकते जब तक कि आप क्लास में न बैठे हों, ठीक। तो इस तरह से ये हमारे दैनिक जीवन यानी जो भी वर्क आप कर रहे हैं, आपका गाड़ी हो गई, मोटर्स हो गया, ट्रैक्टर हो गया, आने जाने के लिए रिक्शा, बाइक, मोबाइल, ये सब जो है हमारे दैनिक जीवन में डेली उपयोग होते रहते हैं। उसके बाद जो है आपका विज्ञान की भूमिका, विज्ञान की अगर भूमिका की बात करते हैं तो विज्ञान हर एक क्षेत्र में जो है अपना वर्क करता है। जैसे अगर हम संचार की बात करें यानी कि जो भी हम पत्र लेखन पहले जो होता था हम पत्र लिखते थे, अपने मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। आज जो है हमारा मोबाइल चल रहा है, सेलफोन, टेलीफोन के द्वारा हम जो है कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैठे बैठे बात कर सकते हैं।
काफी दूर तक आप बात कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। आप तो वीडियो कॉलिंग भी आप कर सकते हैं, ये सब हो गया। उसके बाद साधन यानी आवागमन में भी हमारे लिए ये आसानी होगी। विज्ञान के द्वारा हम कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी जा सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर की बात करें अगर, तो कंप्यूटर भी हमारे वर्क को करने के लिए, किसी भी काम को करने में आसानी करता है। यानी मैथ कैलकुलेशन में हो गया, आप जो भी डाटा आप कलेक्ट करते हैं उन सब में जो है ये हेल्पफुल साबित होता है। उसके साथ साथ हम अगर हेल्थ की बात करें, चिकित्सा की बात करें, तो चिकित्सा में भी हमारा विज्ञान बहुत ही आगे है। जिसे हम एक्सरे की बात करें, MRI की बात करते हैं, इंडोस्कोपी की बात करते हैं, सर्जरी की बात करते हैं, बाकी जितनी भी वैक्सीन आ गई हैं, तो इस टाइम जैसे आपने सुना होगा स्टेथोस्कोप बनाया गया है, कुछ दूरी पे ही आपको बिना टच किए ही आपके हार्ट बीट्स को वो जो है फाइंड कर सकता है। इस तरह से आप वेंटिलेटर की बात कर सकते हैं। वेंटिलेटर में भी वो कंडीशन है कि आपके हर एक जितने भी आपके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, सारी जो है वो ऑटोमेटिक जो है फाइंड करके बता सकता है। तो ये सब जो है हमारे विज्ञान की भूमिका है। उसके साथ साथ स्पेस में देखें, अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष के जितनी भी मिसाइलें बन रही हैं, जितने भी एटॉमिक बम बन रहे हैं, रिसर्च में ये सब चीजें हैं, ये सब भी हमारे विज्ञान की देन है। ठीक, फिर सुरक्षा में यानी देश के लिए अपनी सुरक्षा की बात हो गई। बाकी जितने भी हमारे यूज होते हैं युद्ध के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन सब में भी विज्ञान जो है बहुत ही अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर यानी कृषि की बात करें, तो कृषि में भी विज्ञान की मुख्य भूमिका है। पहले जो होता था, हमारी खेती जो है टोटली जो है इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती थी कि बारिश होगी तभी हम जो है सिंचाई कर पाएंगे, बारिश नहीं हो रही सिंचाई की भी प्रॉब्लम्स आती थी। बट आप विज्ञान के द्वारा जो है आप सिंचाई भी आसानी से कर सकते हैं। ट्यूबवेल्स हो गया, नहरों का भी निर्माण हुआ, फिर जो है बहुत से इंजन का फॉर्मेशन हुआ जिसके द्वारा हम जो है मिट्टी से डायरेक्ट पानी को निकाल लेते हैं और जो है सिंचाई कर सकते हैं। और बहुत से पेस्टिसाइड्स का भी निर्माण हुआ, हाइब्रिड सीड्स का भी फॉर्मेशन हुआ जिसके द्वारा जो है आप आसानी से कम लागत, कम खर्चे में ही अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये था हमारा विज्ञान का। आइए उसके बाद हम देखते हैं हमारे जो वैज्ञानिक थे, जिसमें हम पहले भारतीय वैज्ञानिक की बात करेंगे, उन्होंने किस तरह से विज्ञान में योगदान दिया। तो पहले जो हमारे वैज्ञानिक हैं चरक, जिन्होंने जो अपना मुख्य योगदान जड़ी बूटी यानी जो हम आयुर्वेदिक दवाओं की बात करते हैं, ठीक है, जैसे इस टाइम चल रहा है कि भाई अगर इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है या जुकाम सर्दी हो रहा है, आप काढ़ा बनाइए, उसको पीजिए, अदरक खाइए, ये सब जितनी भी प्रॉब्लम मेथड है उन सब की जो पहले यूज किया था यानी खोज की थी, उनका नाम था चरक। ठीक है, यानी जड़ी बूटियों में इन्होंने अपना मुख्य योगदान दिया। उसके बाद है दूसरे आपके सुश्रुत, इन्होंने शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, जो भी आपके ऑपरेशन वगैरह होते हैं, ठीक है, तो सर्जरी में इनका मुख्य योगदान रहा। तीसरे हैं आपके आर्यभट्ट, ये भाई मैथ के हमारे भारतीय जो है मैथ की ज्ञाता माने जाते हैं। इन्होंने पाई का मान, ठीक है, पाई का मान फाइंड करने, और आर्यभट्ट ने भी हमारे जीरो, मैथ में जो है जीरो है, ठीक है, उसकी भी खोज इन्होंने की। उसके बाद श्रीधराचार्य, इन्होंने मैथ के लिए वर्ग समीकरण में अपना जो है कैसे हम उसको बनाते हैं, किस तरह से हम फाइंड करते हैं, इस पे जो है अपना योगदान दिया। नेक्स्ट है आपकी कल्पना चावला। कल्पना चावला एक भारतीय महिला थी जो कि अमेरिका की तरफ से एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष वाले में उसमें ये काम करती थी। तो इनको बताया जाता है कि ये पहली भारतीय महिला थी जो है स्पेस यानी अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, इसलिए जो है इनका अंतरिक्ष योगदान, अंतरिक्ष में भी अंतरिक्ष विज्ञान में इनका मुख्य योगदान रहा। नेक्स्ट आपके जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने पौधों की संवेदनशीलता। अब संवेदनशीलता की क्या बात है, जैसे कि आपने देखा होगा छुई मुई का प्लांट जो होता है उसको आप जैसे ही टच करते हो वो थोड़ा सा मुरझा जाता है, फिर उसके बाद कुछ समय बाद जो है वो फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। जैसे आप ही हैं या हम हैं, संवेदनशीलता मतलब जो हम फील करते हैं, आपको कोई टच कर रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, तो आपके जो इमोशंस हैं वो जाग जाते हैं, नहीं ये ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन जो है पौधों में भी होती है, तो उसकी खोज जो है जगदीश चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, तो पौधों में जो है संवेदनशीलता जो होती है उसकी खोज जो है जगदीश चंद्र बोस ने की थी। देन आपका सीवी रमन, इन्होंने प्रकाश का प्रकीर्णन के
बारे में योगदान दिया, प्रकाश का कैसे प्रकीर्णन होता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं उसके बारे में बताया, और इन्हें इस खोज के लिए जो है नोबेल प्राइज भी मिला था। नेक्स्ट है एस रामानुजम, इन्होंने संख्या पद्धति के बारे में बताया, संख्या सिद्धांत में योगदान था इनका। उसके बाद टी.आर. शेषाद्री, औषधि विज्ञान यानी मेडिसिन के बारे में इन्होंने पूरा अपना योगदान दिया। मेडिसिन दवा हम कैसे बनाते हैं, क्यों, किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है होमी जहांगीर भाभा, इन्होंने जो है हमारे एटॉमिक्स यानी परमाणु के बारे में और कॉस्मिक विकिरण इसके बारे में अपना मुख्य योगदान दिया। नेक्स्ट आपके डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने अनुवांशिकी कोड यानी जेनेटिक कोड के बारे में बताया था। इसमें बताया जाता है कि हमारे जो पेरेंट्स के लक्षण होते हैं, माता पिता के जो लक्षण होते हैं, किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। भाई जंतुओं, अगर हम नॉर्मल दूसरे एनिमल्स की बात करते हैं तो उनमें जो है जो कोड बताया गया, जेनेटिक कोड जो होता है, मतलब जो जीन होते हैं ट्रांसफर होते हैं। आप मेंडल्स के नियम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, मेंडल के द्वारा जो है इस तरह से पौधों में जो है इनके लक्षण जो है ट्रांसफर होते हैं। बट ह्यूमन में अगर बात करें, मनुष्यों में, तो उसमें जो है ट्रिपलेट कोड यानी ट्रिपलेट कोडान के द्वारा जो है हमारे अनुवांशिक लक्षण जो है ट्रांसफर होते हैं हमारी पीढ़ी में। तो उसी के बारे में इन्होंने बताया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना। एक आपके विक्रम साराभाई, इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में मुख्य योगदान दिया था। नेक्स्ट आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉट्स यानी कि जो भी हमारे नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उनके बारे में इन्होंने अपना मुख्य योगदान दिया। नेक्स्ट आपके विदेशी वैज्ञानिक, इनमें से पहले जो है आपके गुलियर्मो मार्कोनी, इन्होंने रेडियो की खोज की थी। दूसरे हैं ग्राहम बेल, इन्होंने टेलीफोन की खोज की थी। उसके बाद है मैडम मैरी क्यूरी, इन्होंने जो है रेडियम एंड पोलेनियम धातु की खोज की थी। देन है आपके मैडम क्यूरी को भी इसके लिए जो है नोबेल प्राइज भी मिला था। रेडियम यानी कि जो स्वतः चमकता है, जैसे आपने घड़ियों में देखा होगा, कुछ घड़ियां ऐसे होती हैं उसके जो नंबरिंग्स होते हैं अंधेरे में ऑटोमेटिक वो चमकते रहते हैं, ठीक है, तो वो ये धातु भी उसी में आता है। तो इसकी खोज जो है मैडम क्यूरी ने किया था, इसलिए उन्हें भी नोबेल प्राइज दिया गया था। देन है गैलीलियो ने जो है दूरबीन की खोज की थी। दूरबीन के द्वारा हम दूर की भी वस्तुओं को पास में देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके थॉमस एल्वा एडिसन, ये बहुत फेमस वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है विद्युत बल्ब और ग्रामोफोन की खोज की थी। नेक्स्ट आपके विलियम रोंटजन, इन्होंने एक्सरे एक्स किरणों के बारे में डिस्कस किया था, मतलब एक्स किरणों की खोज की थी, जिसके द्वारा हम जो है एक्सरे मशीन में इसका यूज किया जाता है, और जिससे हम हमारे बॉडी की इंटरनल पार्ट, बोन्स जो है टूटी हैं, कहाँ पे जुड़ी हैं, इसके बारे में हम जो है आसानी से पता कर सकते हैं। इनकी जैसे ही ये हमारे बोन्स पे पड़ता है, हड्डियों पे एक्स किरणें डाली जाती हैं, तो उनकी जो शैडो होती है, छाया, वो एक पेपर पे आ जाती है, और उसके द्वारा हम जो है फाइंड कर लेते हैं। एक्सरेज की बात जो है अगर हम करें, तो एक्स किरणें अगर हमारे बॉडी पे ज्यादा समय तक यानी कुछ सेकंड से ज्यादा अगर हम हमारे बॉडी पे दी जाएंगे, तो पूरी बॉडी को ये होल क्या, ये समझे कि डेथ हो जाएगी। इसलिए एक्सरे जो करते भी हैं वो थोड़ा सा छिप के करते हैं, आपके सामने कभी नहीं होते कि नहीं आपका एक्सरे किया है तो जस्ट आपके सामने ही खड़े होकर वो अपनी मशीन का यूज करें। नेक्स्ट आपके आइंस्टीन भाई हमारे फिजिक्स के सबसे बड़े ज्ञाता, इनको एक प्रकार से क्या, इनको हमारे विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का खोज की थी, इन्हें भी इसलिए नोबेल प्राइज दिया गया था। उसके बाद हेनरी बेकरल, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। देन है आर्किमिडीज, इन्होंने जो है तैरने का नियम, कोई भी वस्तु जो है पानी में तैरती है तो किस तरह से, यानी अगर पानी में तैर रही है तो एकदम सरफेस पे तैर रही है, कुछ जो होती हैं वो पानी में थोड़ा सा डूब के तैरती है, एकदम अंदर होकर डूब के तैर रही है, तो उसके लिए इन्होंने नियम प्रपोज किए थे। इनमें एक फेमस था क्योंकि कोई भी वस्तु जो है जब पानी में डुबाया जाता है तो उसके द्वारा जितना भी पानी बाहर निकाला जाएगा, अगर आप किसी फुल बर्तन को पानी से भर दें और उसमें किसी वस्तु को डुबोते हैं तो उसके द्वारा यानी उसके द्वारा एक दाब लगाया जाता है और पानी जो है बाहर गिरता है, तो जो पानी बाहर गिरेगा उस पानी का वेट जो है उस वस्तु के वेट के बराबर होता है, ठीक है।
तो ये आर्किडीज का था, उन्होंने तैरने के लिए नियम प्रस्तुत किए। उसके बाद ऑटो हान, इन्होंने परमाणु बम कैसे बनता है या किस तरह से इसका निर्माण हुआ उसके बारे में इन्होंने योगदान दिया, यानी इसकी खोज की। उसके बाद नेक्स्ट आपके एल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने डायनामाइट की खोज की। देन एडवर्ड जेनर, इन्होंने वैक्सीन, जैसे इस टाइम वैक्सीन का खूब डिमांड चल रहा है कि भाई वैक्सीन कब आएगी, कब हमारा जो है सारे प्रोसेस ओपन होंगे। तो वैक्सीन की जो खोज थी सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने, इन्होंने जो है स्मॉल पॉक्स जो है जानवरों में जो है पहले गाय जो होती है उसमें जो है स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन यानी उसके ही केमिकल्स को निकाल के उसके जो सब्सटेंस में उसी पे इन्होंने उसके द्वारा ही जो है वैक्सीन का निर्माण किया था। देन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है उसकी खोज की थी। इस तरह से ये जितने भी हमने आपको बताया ये आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। हमारे रेडियो का हो गया, टेलीफोन की खोज किसने की, परमाणु बम का, वैक्सीन वगैरह, ये सब जो है आप किसी भी एग्जाम में आते रहते हैं। ये तो था आपका। इसके बाद एक हमारा इसी से रिलेटेड आपका है, इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे भारत में ही है। और इसकी खोज इसका जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर वो हमारा बेंगलुरु में है। इसके द्वारा जो है, इसरो के द्वारा जो है बहुत सी कृत्रिम उपग्रह का जो है निर्माण किया गया, जिसके द्वारा हमारे मौसम विभाग और दूरसंचार विभाग इन सब की जो है अच्छे से पूरा मेंटेनेंस किया जाता है। और इसी में एक हमारा कृत्रिम उपग्रह जो है त्रिशूल हो गया, फिर एजुसैट हो गया। तो त्रिशूल कृत्रिम उपग्रह में मिसाइल्स में है, भारतीय मिसाइल्स है। तो हमारा कृत्रिम उपग्रह एजुसैट जो कि मोस्टली एजुकेशन के लिए बहुत ही लाभदायक है। एजुकेशन में एजुसैट का निर्माण किया गया, जो कि जो है जितने भी हमारे शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं वो एजुसैट के द्वारा किए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम इत्यादि पे शेयर करते रहें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद है, नमस्कार।